डेट है आज 4 मार्च 2021। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सुगम्य भारत ऐप अभी लॉन्च की है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे किस लिए लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है। सेकेंड है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जो लेटरल एंट्री अभी रिक्रूटमेंट शुरू किया है, स्टार्ट किया है, उसके रीज़न देखेंगे क्यों शुरू किया है। प्रोसेस देखेंगे कैसे होती है, और कंट्रोवर्सी देखेंगे जी इसके नेगेटिव पॉइंट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे इससे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, ये अभी सेलिब्रेट किया गया है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का एक स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, ये रिसेंटली न्यूज़ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इससे डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है साइबर वॉलंटियर्स प्लान, ये न्यूज़ में, ये क्या है ये देखेंगे। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 की लिस्ट जारी की है, किसने, हुरुन एक ऑर्गेनाइजेशन है इसने, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी नाउ मर्ज्ड, ये क्या न्यूज़ है इसके बारे में देखेंगे। हिमालयन सैरो न्यूज़ में है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है, इसके बारे में देखेंगे। स्वच्छता सारथी फेलोशिप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूएस 2021 प्रेसिडेंट्स ट्रेड एजेंडा इन 2020 एनुअल रिपोर्ट, ये एक यूएस के डिपार्टमेंट ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है इंडिया से रिलेटेड, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। चाइनीज़ साइबर अटैक फॉइल्ड, पावर मिनिस्ट्री ने कहा है कि चाइनीज़ जो साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फॉइल का मतलब है विफल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। व्हाट इज़ पीएमआई, ये पीएमआई क्या है, ये रिसेंटली अभी रिलीज़ की है, तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सुगम्य भारत ऐप, ये अभी लॉन्च किया है किसने, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज़। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, इसने लॉन्च किया है ये ऐप। ये क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जी, एक ऐप है, जैसे आपकी व्हाट्सएप ऐप है ऐसी एक ऐप होगी। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है जी, इस पर जो फैसिलिटी मिलेंगी बहुत सारी डिसेबल्ड पीपल को, मतलब जो हैंडीकैप्ड पीपल होते हैं उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी फैसिलिटीज उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम स्कीम है वो सारी जान सकेंगे इस ऐप के जरिए। इट इज़ ए मीन्स फॉर सेंसिटाइजिंग एंड इन्हेंसिंग एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये उनके लिए एक्सेसिबिलिटी इन्हेंस करेगी, इंक्रीज करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ 3 पिलर्स ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया है, सुगम्य भारत अभियान भी बोलते हैं इसे, डिसेबल पीपल के लिए, तो उनके बेसिस पे क्या करेगी ये, बिल्ट इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, आईसीटी इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार करेगी डिसेबल पीपल के लिए। ये ऐप क्या है, 5 मेन फीचर प्रोवाइड करेगी जी, जिनमें से 4 फीचर होंगे कि इन्हें एक्सेसिबिलिटी इनहेंस की जाए इनके लिए जो डिसेबल पीपल हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये वही सारी योजना स्कीम जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही हैं एक प्लेटफॉर्म पे जान सकें। इसका जो फिफ्थ पिलर है, मेन फीचर है, फिफ्थ फीचर वो क्या है, इनके लिए दिव्यांगजन के लिए, जो डिसेबल पीपल हैं जी, हैंडीकैप्ड पीपल, उन्हें दिव्यांगजन बोला जाता है अभी, तो वो उनके लिए क्या है, कोविड-19 जो डिसीज है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, तो 5वां फीचर ये होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आयोग है, कमीशन है, इसने क्या है, इशू किया है एक एडवर्टीजमेंट, जिसमें क्या है, टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स को हायर करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी डायरेक्टली, किस पोस्ट पे, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे 3 वैकेंसीज निकाली हैं जी, 3 पोस्ट और 27 पोस्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे डायरेक्टली। अभी क्या है, जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो उसमें क्या है, फिर आपको एसडीएम से, अगर आईएएस बने तो एसडीएम से स्टार्ट होती है आपकी, आईपीएस बनोगे तो डीएसपी से स्टार्ट होती है आपकी पोस्टिंग। लेकिन इसमें क्या है जी, ये इन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे। जॉइंट सेक्रेटरी आपकी प्रमोशन होने के बाद बनता है, और डायरेक्टर लेवल पे डायरेक्टली अपॉइंट किया जा रहा है इन्हें। जो इंडिविजुअल्स होंगे इनमें क्या है, लेटरल एंट्री की जाएगी गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में, जो 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किए जाएंगे जी, 3 से 5 साल के लिए काम करेंगे। और सारी पोस्ट इसमें जी अनरिजर्व है, जितनी भी पोस्ट हैं 30 पोस्ट, 27+3 सारी अनरिजर्व है, मतलब कोई भी कोटा नहीं है एससी एसटी ओबीसी के लिए, ना ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कोटा नहीं है इनमें। ये लेटरल एंट्री का मतलब क्या है जी, लेटरल एंट्री यही है, नीति आयोग ने अपने 3 ईयर के एक्शन एजेंडा में ये रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी
इसके बारे में, लेटरल एंट्री के बारे में। इसमें क्या है, जो भी पर्सनल है, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, उनका क्या है मिडल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे डायरेक्ट भर्ती की जाए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जैसे ये जॉइंट सेक्रेटरी की हो गई जी, हायर लेवल की पोस्ट होगी, सीनियर मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट, मिडल लेवल पर जैसे डायरेक्टर हो गया जी, तो इनमें डायरेक्ट भर्ती की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए। रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्ट भर्ती की जाए। तो लेटरल एंट्री है जी, जो क्या है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट का पार्ट होगा, जो क्या है कैरियर, जो क्या इसमें क्या है केवल जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे केवल वही अभी आ सकते हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के ब्यूरोक्रेट्स हों या सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस के हों, जैसे आईएएस हो गए जी, ये क्या है आईआरएस हो गई, यही जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं अभी। लेकिन अभी डायरेक्ट भर्ती ये निकाली गई है जी। अब इसकी नीड क्या है जी और सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी लाने की और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कुछ गवर्नमेंट कह रही है इसकी सिग्निफिकेंस जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। एक तो जी स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ मिलेगी हमें, मतलब ऐसे लोग आएंगे जिन जो एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में और उनके पास नॉलेज होगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या कह रही है कि फ्रेश टैलेंट को मौका मिलेगा जी इससे। और क्या है, जो मैन पावर अवेलेबिलिटी है उसको ऑगमेंट करेगी। ऑगमेंट का मतलब है जी इंक्रीज, बढ़ाएगी। मतलब जो अभी कमी है जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह की, डायरेक्टर लेवल पे पोस्ट पे जो कमी रहती है, तो हम डायरेक्टली हायर कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट बोल रही है सारे सिग्निफिकेंस। इट प्रोवाइड्स स्टेक होल्डर्स सच एज द प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, मतलब गवर्नेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। उन्हें एक मौका मिलेगा कि मान लो उन्होंने आईएएस आईपीएस की तैयारी भी नहीं की, तो डायरेक्टली क्या है एक्सपर्टीज़ हैं, वो नॉलेज है उनको, कोई कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं किसी कंपनी का, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी गवर्नमेंट के प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरह से क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर लेके आएगी गवर्नमेंट सेक्टर में ब्रिंगिंग। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं। अब लेटरल एंट्री है जी, जो ये समटाइम्स क्रिटिसाइज की जाती है, मतलब आलोचना की जाती है। किस बेस पे, एक तो पहला आलोचना है जी, देयर इज़ नो रिजर्वेशन इन दीज अपॉइंटमेंट। इन अपॉइंटमेंट में क्या है, कोई रिजर्वेशन नहीं है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरे क्या बेस है जी, ये एक मतलब बैकडोर्स होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बैकडोर क्या होगा, टू ब्रिंग इट्स ओन पीपल ओपनली। मतलब अपने लोगों को ये भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि कोई एग्जाम तो होगा नहीं जी, डायरेक्ट क्या है भर्ती निकल रही है, इंटरव्यू करेंगे, डायरेक्टली हायर। तो ऐसा चांस देखा जा रहा है कि अपने लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है जी, जैसे बीजेपी, अपने लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपॉइंटमेंट कर देगी। तो ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। तो ये जी इसके चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड वाइड डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये क्या है जी, 2013 में देखो जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 3 मार्च को डिक्लेयर कर दिया था क्या, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्यों किया था, इस दिन क्या हुआ था, 3 मार्च को 1973 में साइट्स साइन हुई थी। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक ट्रीटी है जी, ये मान लो कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइन हुई थी जी 3 मार्च 1973 को। तो इसी दिन क्या है, यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए, ताकि रेज कर सकें अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब जागरूकता फैला सकें किसके बारे में, जो जंगली पशु और क्या है प्लांट्स हैं, पौधे ट्रीज़ हैं, उनके बारे में जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई जाए। तो जो रिजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसने क्या है साइट्स सेक्रेटरीट को डेजिग्नेट कर दिया एज ए फैसिलिटेटर, ताकि ग्लोबल ऑब्जर्वेंस की जा सके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। इसकी थीम क्या है जी, इस ईयर की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। अब साइट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं जी, साइट्स क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो आपने जान लिया, 3 मार्च को एनुअली मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। साइट्स की फुल फॉर्म हमने देख ही ली है, ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ट्रीटी है जो 183 पार्टीज के बीच में हुई, मतलब 183 इसके कंट्रीज है जी जो मेंबर हैं। ये क्या है 1973 में बनी, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है लगभग 35,000 से भी वाइल्ड स्पीसीज़, मतलब 35,000 से ज़्यादा वाइल्ड स्पीसीज़ प्लांट्स और एनिमल की जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है जी, जो जंगली जानवरों का, प्लांट का, एनिमल्स का, एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उसको क्या है रेगुलेट करने के लिए ये बनाई गई साइट्स। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस सिर्फ
स्पीसीज को प्रोटेक्शन करना नहीं है, इसका प्रोटेक्शन ट्रेड को भी देखना, कंट्रोल करना कि कोई इलीगल ट्रेड तो नहीं हो रही है, कि ऐसी ट्रेड तो नहीं हो रही है वाइल्ड स्पीसीज में जो डेट्रीमेंटल हो सके, हानिकारक हो सके। मान लो ऐसा स्पीसीज आपने किसी कंट्री में भेज दिया, मान लो एक कंट्री में कोई स्पीसीज है, कोई मान लो एनिमल है, और बी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किया, तो ये हो सकता है इन सारे एनिमल्स को खा जाए। तो ऐसा भी देखता है, ये कंट्रोल करता है ट्रेड को, कि जो ट्रेड हो रही है वो सस्टेनेबल हो। अब वर्क कैसे करता है जी ये साइट काम कैसे करता है अपना? ये कन्वर्सन क्या है, प्राइमरली क्लासिफिकेशन करता है जी, लाइसेंसिंग देता है ये। वाइल्ड स्पीसीज को कैटेगराइज करता है अपेंडिसेस में, मतलब इसकी एक लिस्ट है जी, अपेंडिक्स 1 2 3, 3 लिस्ट हैं जिसमें स्पेसिफाई करता है। इस ये क्या है, जो थ्रेट स्टेटस होता है ना, जैसे मान लो डेंजर है किसी को, जैसे अपेंडिक्स 1 में है इसकी लिस्ट में जो जानवर, उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है, जो सेकंड में उसको थोड़ा कम, और थर्ड में उसका थोड़ा कम रेगुलेट करता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो इस तरह ही प्रोटेक्ट करता है। जैसे आईयूसीएन की जो थ्रेट लिस्ट होती है ना, रेड लिस्ट, आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी कुछ रेड लिस्ट होती हैं जी, जैसे जो थ्रेटन्ड स्पीसीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिस्ट में डाल देती है, जैसे वनरेबल, किसी को एंडेंजर्ड, किसी को क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो ये कब बनाई गई थी ये लिस्ट, आईयूसीएन की रेड लिस्ट 1964 में क्रिएट की गई थी, ताकि जंगली जानवरों को, स्पीसीज को, पौधों को, सबको बचाया जा सके। अब साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 में होती है जी, वो स्पीसीज में ट्रेड को प्रोहिबिट करती हैं, ताकि कोई ट्रेड ना करे एंडेंजर्ड स्पीसीज में। और जो अपेंडिक्स 2 में होती है वो ट्रेड को अलाउ करती हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। मान लो किसी को अगर कोई एनिमल या प्लांट्स में अगर उसको कोई खतरा नहीं है, तो ट्रेड को अलाउ करती है अपेंडिक्स 2 में, जो भी लिस्ट में, इस लिस्ट में जो भी ट्रेड मतलब वो होती है, प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, उनकी ट्रेड अलाउ करती है साइट्स। तो इस तरह से क्या है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती हैं उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है साइट से, अगर वो ट्रेड करना चाहती है। लेकिन जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है उसको नहीं लेना पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट में देके पूछी जा सकती है। ओनली जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, जो कंट्री निर्यात कर रही है, एक कंट्री से दूसरे देश में भेज रही है, उसी को ही क्या है, परमिट लेना पड़ता है साइट से ट्रेड कर रहा है करने के लिए, जब कोई एनिमल्स या प्लांट्स का ट्रेड करता है। लेकिन इंपोर्टिंग कंट्री को नहीं लेना पड़ता। अपेंडिक्स 3 में क्या है, ये स्पीसीज रिक्वायर ओनली है सर्टिफिकेट फॉर ओरिजिन टू बी ट्रेडेड, मतलब ये क्या है, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए साइट से, कि जहाँ से मान लो ट्रेड हो रही है, जहाँ से एनिमल प्लांट्स की ट्रेड हो रही है, ओरिजिन हो रहा है, बस वहाँ वो कंट्री क्या है, सर्टिफिकेट ले लेगी, तो और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो एक इसकी नेशनल साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो परमिट देती है, वो तभी परमिट देती है जब साइंटिफिक अथॉरिटीज़ ये बता देगी कोई डेट्रीमेंटल नहीं है, मतलब कोई भी हानिकारक, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नुकसान नहीं हो सकता इसके ट्रेड करने से, तभी वो इशू करती हैं जी परमिट। साइट्स क्या है ये याद रखना है, एक लीगली बाइंडिंग है जी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, मतलब जो लॉ बनाती है ये लीगली बाइंडिंग होते हैं, बाध्य होते हैं, मानने पड़ते हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कोई बना हुआ है, तो वही अपने लॉ को ही कंट्री इम्प्लीमेंट करेगा, भले ही ये कोई, मान लो कोई साइट्स ने रेगुलेशन दी और उस पर कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बने हुए हैं, मतलब घरेलू कोई कानून, किसी कंट्री के कानून बने हुए हैं पहले से ही, तो वो अपने कानून को इम्प्लीमेंट कर सकती है, अगर वो कंजर्वेशन करते हो वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड मतलब एनिमल्स और प्लांट्स को, तो फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन लीगली बाइंडिंग है जी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट चलते हैं जी, यही है इसमें स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ये अभी ये क्या जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जी, उसने लॉन्च किया था ये, कब, 2008 और 9 में लॉन्च किया था, ताकि जो स्पीसीज वगैरह उनको कंजर्व किया जा सके। इसका नाम है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट्स, ये IDWH लॉन्च किया था 2008 में, 8-9 में, 2008-9 में लॉन्च किया था, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लॉन्च किया था, ये याद रखना है। इसी के अंदर आता है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसी का पार्ट है। तो पहले इसे देखते हैं, IDWH को ये लॉन्च किया था जी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, योजना है जी, जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाएंगी और दोनों ही इंप्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी इसे। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाती है और इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। अब इसका मतलब क्या जी, इसके 3 टारगेट है जी, 3 पार्ट हैं इसके, जो IDWH है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है जी, ये प्रोटेक्ट करेगी, किसको, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इसमें नहीं आते, टाइगर रिजर्व को इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, कंजर्व नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, याद रखना है। अब इसका सेकंड क्या जी, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो जी, ये तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज में जंगली जानवर थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो
जो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर हैं, आउटसाइड हैं, वाइल्ड लाइफ जैसे एनिमल्स वगैरह, जैसे ऊँट हो गए जी, कैमल, या हाथी हो गया, एलिफेंट, ये बाहर वगैरह घूमते हैं जंगलों से, ये की तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है इसका काम। तो ये याद रखना, सिर्फ जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं करना, जो बाहर रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और तीसरा इसका कंपोनेंट है IWH का, कि रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। मतलब ये स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम इसका थर्ड कंपोनेंट है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंदर बनाई गई थी, और PM इसके चेयरमैन होते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलकर एक चेंज किया है इस लिस्ट में, कैराकल को डाला जी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में। पहले 21 स्पीसीज थे, एनिमल थे, अब इसमें डाला जी तो एक और एनिमल को डाल दिया है, काराकल को। ये काराकल के बारे में हमने पढ़ा भी था जी, काराकल वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली को बोलते हैं जी। ये मीडियम साइज की वाइल्ड कैट होती है, तो ये राजस्थान और गुजरात में मिलती है जी। इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाला है इंडिया ने, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। तो याद रखना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंडिया में ही है सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेकिन ये IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। ये हमने पढ़ा था जब काराकल के बारे में पढ़ा था। तो रिकवरी प्रोग्राम में देखो जी 22 हो गए हैं वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, पहले 21 थे, काराकल को डाल दिया जी, अब ये 22 हो गए। तो ये 22 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनमें एक बात याद रखनी है, इनमें टाइगर नहीं आता जी। ये 22 जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की लिस्ट है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की, तो स्टेटमेंट में देख के पूछा जा सकता है कि टाइगर भी इसमें इंक्लूड है या नहीं है, तो टाइगर नहीं है, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है उनको ही इस प्रोग्राम में नहीं रखा गया है। टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था ना, इसके 3 पिलर हैं, जो टाइगर रिजर्व हैं उनको भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तो टाइगर भी नहीं आता है इनमें, जो 22 स्पीसीज़ की लिस्ट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये काराकल के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये देखो जी, जंगली बिल्ली वाइल्ड कैट, ये है काराकल। ये क्या है, इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ में पाई जाती है, जैसे अफ्रीका हो गया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल और साउथ एशिया में भी मिलती है ये क्या है, कुछ अफ्रीका पार्ट में ज़्यादा फ्लोरिश करती है, लेकिन एशिया में इसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग है, मतलब घट रही है इसकी, एशिया में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन अफ्रीका में इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। जो वाइल्ड कैट है, इसके लॉन्ग लेग होते हैं, लंबे पाम होते हैं, जिसके शॉर्ट फेस होता है, छोटा चेहरा होता है, लॉन्ग कैनाइन टीथ होते हैं, डिस्टिंक्टिव ईयर होते हैं, इसके जो कान होते हैं थोड़े अलग होते हैं, डिस्टिंक्टिव। क्यों, लॉन्ग एंड पॉइंटी, थोड़े लॉन्ग पॉइंट होते हैं जी, देखो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटी, जैसे पॉइंट पॉइंट होते हैं ना, और इस पर हेयर बने होते हैं, थोड़े हेयर कान के ऊपर। ये देखो जी, ब्लैक हेयर एट देयर टिप। ये अब जो आइकॉनिक ईयर है जी इस एनिमल के, इसके नाम पे ही है, क्योंकि काराकल जो नाम है वो टर्किश नाम है, टर्किश नाम है एक काराकुलक। काराकुलक का मतलब है ब्लैक ईयर्स, इसी नाम से निकला है जी ये काराकल। और इंडिया में क्या है जी, सिया घोष भी बोला जाता है इसको, सिया घोष। सिया घोष का मतलब है पर्शियन लैंग्वेज में ब्लैक ईयर, अगर पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाए तो सिया घोष को ब्लैक ईयर है उसका मतलब। अब हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है जी, ये देखो जो इसके ट्रेसिज है ना, जो हड़प्पा संस्कृति में उसमें भी मिलते थे ये इसके वाइल्ड कैट के। और ये मेंशन था जी अबुल फजल का, जो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, अकबरनामा, उसमें भी मिला था ये एनिमल अकबर के टाइम में। इसे क्या हंट किया जाता था, उस टाइम में हंटिंग की जाती थी, हंटिंग एनिमल था ये, शिकार किया जाता था इसका अकबर के टाइम में। और इसके डिस्क्रिप्शन किस में मिले हैं, कुछ मेडिवल टेक्स्ट हैं जी, आज जो मध्य भारत है जी, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया में इसके कुछ तथ्य मिले हैं, डिस्क्रिप्शन मिले हैं। जो कौन कौन से बुक में मिले हैं, ये अनवर सुहेली, तूतीनामा, खामसा निज़ामी और सहना में, इनमें इसके डिस्क्रिप्शन मिला है जी काराकल के बारे में। तो इसके बारे में इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा साइबर वॉलंटियर प्लान। ये क्या है, ये जी अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था साइबर वॉलंटियर प्लान, लेकिन इसके बारे में अभी एक डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इसने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि जो साइबर वॉलंटियर स्कीम है आपकी, ये क्या है, जो निगरानी करती है, ये कांस्टेंट सस्पिशियन क्रिएट कर रही है, मतलब संदेह क्रिएट कर रही है लोगों में। इससे क्या है, सोसाइटी में सोशल डिस्ट्रस्ट हो सकता है, मतलब सोसाइटी में डिस्ट्रस्ट फैल सकता है जी, मतलब अविश्वास, मतलब लोगों में क्या है, रियोट्स वगैरह भी हो सकते हैं, इसका ये कंसर्न है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका कहना है कि इसमें नो इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द मिनिस्ट्री विल इंश्योर दैट स्कीम इज़ नॉट मिसयूज्ड, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की है कि इसे कैसे मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, और मतलब लोग जो क्या है मिसगाइडेड करते हैं पर्सनल को,
और पॉलिटिकल वेंडेटा मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पॉलिटिकल जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके लिए मिसगाइडेड किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग। तो क्या है, इसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो वॉलेंटियर प्लान स्कीम है ये, जो कि अगर मान लो किसी ने कंप्लेंट दर्ज कर दी, एक बार फाइल कर दी, तो अपनी कंप्लेंट को क्या है विदड्रॉल नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, कोई ऐसा प्लान नहीं है, ये कंसर्न है जी इसमें। अब जो साइबर वॉलेंटियर स्कीम क्या है, देखो जी, वॉलेंटियर का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, मतलब जो खुद सेवा करते हैं, इन्हें कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती, मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हो बिना सैलरी के, वो वॉलेंटियर हो गए। तो इसमें भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साइबर क्राइम वॉलेंटियर्स प्लान बनाया, जिसके अराउंड क्या था, 500% के अराउंड इन इसमें क्या है, लोगों को टारगेट बनाया गया जो अनलॉफुल कंटेंट डालते हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो उनको रोकने के लिए, टू फ्लैग का मतलब रोकने के लिए, उनको लगाम लगाने के लिए ये चलाया गया है जी ये प्लान। जो साइबर क्राइम का इकोसिस्टम इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है उसको रोका जा सके, जैसे इंटरनेट पे क्या है गलत चीज़ें डालना या किसी के बारे में भड़काऊ भाषण देना लोगों में, जिससे क्या है दंगे प्रसाद हो जाएं, इसे रोकने के लिए। तो इस प्रोग्राम में क्या है, 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर क्या है गवर्नमेंट ने मतलब अपॉइंट किए गए, और 50 साइबर एक्सपर्ट, मतलब जो जिनको साइबर एक्सपर्ट हो जी, जिनको ये नॉलेज हो इंटरनेट पे कैसे चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, उनको साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज हो, तो उनको अपॉइंट किया गया। तो इस प्रोजेक्ट को जी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये लास्ट वीक जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था, ताकि जो मिलिटेंसी हिट एरियाज है वहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ सर्कुलेट होती हैं इनको रोका जा सके। तो सिटीजन ने ऑटोमेटिकली इसमें पार्टिसिपेट किया था वॉलेंटरली, मतलब अपने आप से। तो वॉलेंटियर क्या है, उनको ये कहा गया था वॉलेंटियर कोई भी ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे, उन्हें बारेड रखा गया था, बारेड का मतलब है रोका गया था जी, इशूइंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट, कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे इंटरनेट वगैरह पे, किसी साइट पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेसबुक वगैरह पे, कि जिससे क्या है इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को पता चले, एसोसिएशन विद प्रोग्राम, कि आप इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड हो, कि मतलब जो मान लो काम कर रहा है जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए वॉलंटरी, कि ये देखभाल करने के लिए, तो वो कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा, मैं होम मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, अपने बारे में कुछ बताएगा नहीं। तो वो क्या है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम बताएंगे और ना ही क्लेम करेंगे कि वो मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, किसी भी सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नहीं बताएंगे। तो ये था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एक है जी ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसने 2021 की लिस्ट जारी की है। इसका 10th एडिशन आया जी, 10वीं ये रिपोर्ट आई है। इस लिस्ट में क्या बताया गया, इसमें बताया गया पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में कितने क्या है रिचेस्ट पीपल की, कौन सबसे ज़्यादा अमीर है जी पीपल, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें रिपोर्ट में आया जी क्या, वर्ल्ड में क्या है इस साल 2020 में क्या है 607 न्यू बिलियनियर ऐड हुए हैं। बिलियनियर का मतलब है जी जिसपे $1 बिलियन से ज़्यादा रुपया है, पैसा है, मतलब डॉलर से ज़्यादा मनी है, इतनी $1 बिलियन मनी है, तो वो क्या है उसे बोलते हैं बिलियनियर। तो ये 2020 में 607 न्यू बिलियनियर ऐड हुए हैं लिस्ट में, और उनमें से क्या है लगभग इन 2 डेज में मोर देन 3 बिलियनियर ऐड होते हैं, मतलब हर 2 दिन में 3 से ज़्यादा बिलियनियर ऐड होते हैं, मतलब इतने रिच पर्सन हो रहे हैं, मतलब जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं। इंडिया में क्या है 2020 में 55 न्यू बिलियनियर ऐड हुए हैं, मतलब 55 नए रिचेस्ट पर्सन इंक्लूड हो गए हैं, और हर वीक एवरी वीक मोर देन 1 बिलियनर ऐड होता है, एक वीक में एक से ज़्यादा बिलियनर वीक होता है वर्ल्ड में जी। इससे पहले जेफ बेजोस सबसे अमीर आदमी थे जी, सबसे रिचेस्ट, जो अमेजन के फाउंडर थे, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पे आ गए हैं। फर्स्ट पे कौन आ गए जी, एलोन मुस्क, ये टेस्ला कंपनी है जी उसके फाउंडर हैं, उसको बनाया था जिन्होंने, इन्होंने $151 बिलियन अपनी जो इनकम ऐड की है, और उस अब टोटल इनके पास इनकम कितनी हो गई जी, टोटल जो इनकी असेट है संपत्ति $197 बिलियन के साथ ये फर्स्ट नंबर पे हैं, सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलोन मुस्क। और सेकंड नंबर पे जी जेफ बेजोस, ये पहले फर्स्ट नंबर पे थे। अमेजन का नाम तो सुना ही होगा आपने, ई कॉमर्स कंपनी जिस पे आप कुछ भी खरीद सकते हो जी, तो ये उसी के फाउंडर हैं जी जेफ बेजोस। अब ये सेकंड नंबर पे हैं, $189 बिलियन इनके पास क्या है असेट है, संपत्ति है। और इंडिया में जी मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं जी। जो जियो कंपनी है जी वो भी मुकेश अंबानी की है, जिसके आप सिम्स वगैरह चलाते हो, नेटवर्क पता ही होगा आपको। तो ये हमारे इंडिया के हैं। ये पूरे वर्ल्ड में तो 8 नंबर पे हैं जी, पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमियों में 8 नंबर पे हैं। इनके पास $83 बिलियन नेटवर्थ
प्रॉपर्टीज है जी, एसेट है, संपत्ति है। और इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है ये। इंडिया में क्या है जी, ये इंडिया में थर्ड कंट्री है जी जिसमें सबसे ज़्यादा रिच पर्सन है, मतलब 177 बिलियनियर है पूरे वर्ल्ड में, थर्ड नंबर पे आती है ये। मुकेश अंबानी के बाद जी अडानी ग्रुप आता है, गौतम अडानी सेकंड नंबर पे फैमिली, जिसके पास $32 बिलियन तक एसेट है। चाइना के पास जी सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, 1058 बिलियनियर हैं। उसके बाद यूएसए में 696, उसके बाद इंडिया में 177, फिर जर्मनी, यूके, स्विट्जरलैंड में 100 से ऊपर ज़्यादा बिलियनियर है जी। अगर कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो एशिया में 51% तक बिलियनियर तो एशिया में ही है। और सिटीज में देखा जाए तो मुंबई में, इंडिया में मुंबई में सबसे ज़्यादा है जी, मुंबई में बिलियनियर 60, और उसके बाद न्यू दिल्ली में 40 और बेंगलुरु में 22। अब ये लिस्ट है जी रिचेस्ट पर्सन की, आप देख सकते हो इसमें एलोन मस्क हैं, वो सबसे ज़्यादा है जी, एलोन मस्क रिचेस्ट पर्सन है, और जेफ बेजोस उसके बाद है। और ये फोर्थ नंबर पे बिल गेट्स दिखाई दे रहे हैं जी, बर्नार्ड अर्नोल्ड थर्ड नंबर पे। तो इसकी रैंकिंग डिक्रीज हुई है जी पहले से, पहले ये फर्स्ट पे जेफ बेजोस था, और फिर ये बर्नार्ड ये बर्नार्ड था जी, आर्नोल्ड सेकंड नंबर पे, थर्ड पे बिल गेट्स था। अब ये इनकी रैंकिंग डिक्रीज हुई है, फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं एलोन मस्क। तो ये आप देख सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जी। नेक्स्ट टॉपिक बस छोटा सा है, जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी ये अलग चैनल हुआ करते थे, इनको मर्ज कर दिया, एक चैनल बना दिया जी मिला के। अब उसका नाम होगा संसद टीवी। अब इसके नए सीईओ बनाए गए हैं जी, कौन? रवि कूपर को अपॉइंट किया गया है, ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा हिमालयन सैरो। ये आप इमेज में देखिए जी, ये जी हिमालयन सैरो जो आप इमेज में देख रहे हो, ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली। जो ये हिमालयन मैमल है, जो क्या है, गोट और एंटीलोप के बीच में इसका साइज होता है, मतलब बकरी से बड़ी होती है, और एंटीलोप जो हिरन होता है उससे छोटा होता है ये हिमालयन सैरो। ये एक मैमल है। मैमल तो आप जानते हो ना कौन होते हैं, मैमल जैसे जी इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं मैमल के, ये जैसे जिसके पास क्या है, जो वर्टेब्रेट हो, एक तो क्राइटेरिया हो गया, वर्टेब्रेट होने चाहिए। वर्टेब्रेट का मतलब जिनके पास स्पाइनल कोड हो, मतलब रीढ़ की हड्डी हो, स्पाइनल कोड। सेकंड होता है जी क्राइटेरिया वार्म ब्लडिड हो, वार्म ब्लडिड मतलब खून गर्म हो। थर्ड क्राइटेरिया होता है कि वो बेबी प्रोड्यूस करते हो, अंडे ना देते हो जी, डायरेक्ट बेबी देते हो, बेबी प्रोड्यूस करते हो। फोर्थ क्राइटेरिया जी मिल्क भी प्रोड्यूस करते हो, अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हो अगर पैदा कर रहे हैं तो। जैसे मान लो जी इंसान है मैमल, बिल्कुल हाँ जी आदमी मैमल है, वर्टेब्रेट है, रीढ़ की हड्डी भी है, वार्म ब्लडेड भी है, और बेबी भी प्रोड्यूस होता है, अंडों से थोड़ी ना पैदा होते हैं बच्चे। और मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, माएँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं जी। जैसे डॉग हो गया जी, डॉग मैमल्स हैं, बिल्कुल है जी, सारी प्रक्रिया होती हैं। मुर्गी है क्या? हैन। मुर्गी नहीं है जी, हैन मैमल्स में नहीं आता। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी। हिमालयन सैरो। हिमालयन सैरो क्या है? ये क्या है, असम में अभी स्पॉटेड किया गया, इसको देखा गया। ये क्या है, ये मानस टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे ये रहता है हिमालयन सैरो। इसे आयुष्मान की रेड लिस्ट में ये वनरेबल की कैटेगरी में है जी, इसकी पॉपुलेशन मतलब अच्छी खासी है। और जो हमारा इंडिया का एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसकी शेड्यूल 1 में, मतलब इसे इंडिया में हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कंजर्वेशन के लिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट छोटा सा ये बस लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में न्यूज़ थी। ये एक अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक संस्था है, जिसे एक्ट के जरिए बनाया गया। 2010 में एक एक्ट बनाया गया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 का। ये क्या काम करता है? ये काम करता है जी, जैसे पोर्ट पे क्या जी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है पैसेंजर का और गुड्स का। पैसेंजर मतलब सवारियाँ जाते हैं लोग शिप से, पानी के जहाज़ से, या गुड्स मतलब सामान या माल वगैरह भेजा जाता है, तो उसमें क्या है, उसका मैनेजमेंट करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उसके लिए ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया के पे ये क्या है, मैनेजमेंट करता है सारा, तो इसलिए न्यूज़ में है जी। बस चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ये क्या है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो इंडिया के, उसने क्या है लॉन्च किया है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ये किस लिए? जो जो स्वच्छता में साथ देते हैं, जो लोग स्वच्छता में साथ, जैसे सारे हो गए जी, जैसे कूड़ा वगैरह उठाते हैं सब लोगों को, जैसे वर्कर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, स्टूडेंट कम्युनिटी हो गई जो सफाई में देते हैं, म्यूनसिपल सैनिटरी वर्कर हो गए, सैनिटरी वर्कर सफाई कर्मचारी जो होते हैं, जो क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में इंगेज्ड हैं। वेस्ट जो सामान होता है, कचरा कूड़ा होता है, उसके मैनेजमेंट में, प्रबंधन के लिए जो इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए ये स्कीम है जी। उसमें क्या है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इस स्कीम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा कौन कौन ये साथ देते हैं स्वच्छता में। तो ये पार्ट है जी वेस्ट टू वेल्थ मिशन, जो इंडिया की एक मिशन है जो
कौन सा मिशन है? वेस्ट टू वेल्थ मिशन, इसका ही पार्ट है स्वच्छता सारथी फेलोशिप। इसमें क्या है? वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये एक 9 नेशनल मिशन है जी, हमारे राष्ट्र के 9 मिशन है ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये इसने अनाउंस किए थे जी। उन्हीं में से एक मिशन है जी ये वेस्ट टू वेल्थ, जिसका पार्ट है ये स्वच्छता सारथी फेलोशिप। बस ये याद रख लो, जो भी स्वच्छता में पार्टिसिपेट करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचान किया जाएगा और उन्हें क्या है एक तरह से सम्मान किया जाएगा, रेस्पेक्ट किया जाएगा उनका। इसमें यही है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट जारी की है किसने? लिंक्ड इन ने। लिंक्ड इन क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जी, जैसे आपकी फेसबुक है ना, फेसबुक हो गई आपकी, ट्विटर हो गया, इस पे क्या होता है? लिंक्डइन पे इस पे होता है जी, जैसे आपको जॉब चाहिए अपनी प्रोफाइल डाल दोगे या जिस कंपनी को हायर करने वो डाल देगी अपनी उस पर एप्लीकेशन, ये सब कुछ जानकारी इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिलती है। इसने रिपोर्ट जारी की है अभी। ये क्या है? इसने जनवरी में एक रिपोर्ट की जी जिसमें 10,000 रेस्पोंडेंट को एशिया पैसिफिक में सर्वे किया, 10,000 लोगों पे। उसमें क्या है? ये लगभग जो 2,285 लोग हैं इंडिया में कवर करती है जी, उनको पूछा गया। इसमें फाइंडिंग क्या की गई जी? 10 में से 9 जो वूमन है, मतलब लगभग 89% वूमन है, कोरोना की वजह से इम्पैक्ट हुई है, मतलब उनकी या तो जॉब चली गई या उन्हें जॉब लेने में परेशानी हो रही है। लगभग 85% है जी, मतलब 5 में से 4 जो वर्किंग वूमन है, जो काम करती हैं, अभी जॉब करती हैं, वो क्या, वो ना अपने प्रमोशन में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जी उन्होंने, और उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है, उनके जेंडर के बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस वजह से। तो क्या है? इंडिया में मोर वुमन आर हैव एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने क्या है, जेंडर के बेस्ड पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें जॉब लेने में परेशानी होती है। तो ये चैलेंजेस बताएं जी वुमन के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जॉब लेने में। एक तो जी लैक ऑफ टाइम, उनके पास टाइम की कमी है, और फैमिली केयर में डिस्क्रिमिनेशन होता है जी। सारे काम आपको पता है, बच्चों की देखभाल करना, घर का चूल्हा चौका सब यही संभालती है वुमेंस, तो इसकी वजह से एक तो ये चैलेंज है जी। दूसरा जेंडर एक बैरियर है जी, उनका जो जेंडर है जी, लिंग है स्त्रीलिंग, तो वुमन होने का भी एक उन्हें अब क्या है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है जी, उनके पास, मतलब उन्हें देखने को मिलता है, भेदभाव होता है उनके साथ। तो ये भी एक क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अगर जॉब लेने की भी, तो जेंडर के बेस्ड पे क्या है, जो पैट्रिकल माइंडसेट होता है कि पितृसत्तात्मक जो सोच होती है, उसकी वजह से कि वुमेंस को घर में ही रखा जाए, जॉब ना करने दिया जाए, ये भी एक उनके साथ, मतलब उनके सामने चैलेंजेस है, चुनौती है। लैक ऑफ गाइडेंस थ्रू नेटवर्क, गाइडेंस की भी कमी है जी। दूसरा वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अगर वो कहीं जॉब भी करती हैं, उनके पास क्या है जी, उनके साथ जहाँ वर्क प्लेस जो होता है, जहाँ पे जॉब करती हैं, उनके वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये इसमें रिपोर्ट में कुछ आया जी, वुमेन से रिलेटेड रिपोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है यूएस 2021 प्रेसिडेंट ट्रेड एजेंडा एंड 2020 एनुअल रिपोर्ट। अभी एक यूएस का डिपार्टमेंट है जी, अमेरिका का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इसने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या की फाइंडिंग है, क्या ऑब्जर्वेशन की, इसने कहा है कि इंडिया लार्ज मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बाजार है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रहा है, प्रोग्रेस भी कर रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है, कुछ इंडिया के लॉ हैं, पॉलिसीज़ हैं जो ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव है, जो क्या है व्यापार को रोकती हैं, और जो बायलैटरल ट्रेड होती है यूएस और अमेरिका के बीच में, उसको रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं जी। वो जैसे एक पता है जी मेक इन इंडिया, इंडिया का जो मेक इन इंडिया है जी, ये क्या है, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या है, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करता है। ये मेक इन इंडिया बायलैटरल ट्रेड को, रिलेशनशिप को एक चैलेंज है उसके सामने। तो रिपोर्ट में ये कहा है, जो एक ट्रंप ने क्या है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जब जो बाइडेन से पहले ट्रंप क्या है राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने क्या है इंडिया से स्टेटस ले लिया था। कौन सा स्टेटस? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये जीएसपी प्रोग्राम के अंदर क्या है, किसी भी कंट्री को फैसिलिटी देता है यूएस, अमेरिका, कोई भी, मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या यूएस हो गया, ये क्या जी, इस प्रोग्राम के थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कस्टम ड्यूटी जो लगाता है उन पर छूट देता है, कुछ डिस्काउंट देता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब है टैक्स। जब ये मान लो एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएसए में, अमेरिका में, तो उन्हें टैक्स में कुछ छूट देता है, कम लगाता है, ताकि उनका माल है जो सस्ता बिके और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन इसका स्टेटस जून 2019 में, जून 2019 में ये स्टेटस वापस ले लिया था ट्रंप ने इंडिया से। तो ये भी एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन है इंडिया के और यूएसए के ट्रेड के बीच में। अब ये मेक इन इंडिया कैंपेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेक इन इंडिया कैंपेन मोदी ने स्टार्ट की थी जी 2014 में। किस लिए? ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, जो मैन्युफैक्चरिंग है जी उसको इंक्रीज़ करने के लिए
इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सर्विसेज की या प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारी कंट्री में जो माल है बनाया जाए, इसके लिए बनाया था जी मेक इन इंडिया, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। इसका गोल यही था, टारगेट ये था कि पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करे, और इसका टारगेट था कि एनुअली 12% से लेके 14% तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज़ करना है, मतलब ग्रोथ करनी है जी, 12 से लेकर 14% तक हर साल ग्रोथ करनी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसका टारगेट था कि 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएट की जाए इकोनॉमी में 2022 तक, मतलब 2022 तक क्या है जी, ये 100 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसका टारगेट ये था। दूसरा टारगेट इसका क्या है जी, एक कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको 25% तक लेके आना है 2022 तक, लेकिन अब ये रिवाइज कर दिया गया 25% तक जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करना है वो 2025 तक करना है, लेकिन जब मेक इन इंडिया चलाया गया था 2022 तक टारगेट था। अभी कितना है जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 15 से 16% तक है। तो इसमें ये था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट चाइनीज साइबर अटैक फॉइल्ड पावर मिनिस्ट्री। पावर मिनिस्ट्री ने कहा जी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, में पावर मिनिस्ट्री जो ऊर्जा मंत्रालय है, उसने कहा है कि जो चाइना ने साइबर अटैक करने की कोशिश की थी वो विफल हो गया है, मतलब फेल हो गया, फॉइल्ड का मतलब फेल मान लो, डिस्ट्रॉय हो गया। साइबर अटैक क्या होता है जी, इंटरनेट के जरिए क्या है, मतलब कंप्यूटर वगैरह को, सिस्टम वगैरह को हैक कर लेते हैं, मतलब डेटा चोरी कर लेना, या अपने हिसाब से क्या है सिस्टम पे काम करा देते हैं। जैसे आप मान लो आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपका कोई मोबाइल हैक कर ले, आपके फ़ोटो इमेज वगैरह चोरी कर लेगा जी, डेटा, उसमें मान लो पासवर्ड लगा देगा, पासवर्ड पे फिर क्या है जी लिखा आएगा कि आप या तो पैसा दो तभी आपका पासवर्ड दिया जाएगा, नहीं तो हैक कर लिया आपका मोबाइल, आपका सारा जो डेटा है, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह, कितने भी कोई भी फाइल है आपकी, डॉक्यूमेंट्स है कुछ भी, वो सब डिलीट कर दिया जाएगा अगर आप पैसे नहीं दोगे इतनी तारीख तक। तो ऐसे क्या है, ये साइबर अटैक होते हैं जी, इंटरनेट के ज़रिए किए जाते हैं। तो अभी क्या है, चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ने हैकर ग्रुप था जी एक, उसने टारगेट किया था कि इंडिया का जो पावर सेंटर है, पावर सेंटर का मतलब जहाँ से बिजली वगैरह बनती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, जनरेट होती है, उनको हैक करने की कोशिश की थी। लेकिन ये ग्रुप क्या है, ये गवर्नमेंट ने रोक दिया गया, जो गवर्नमेंट की साइबर एजेंसीज हैं जो काम करती हैं साइबर अटैक को रोकने के लिए, उन्होंने इस अटैक को रोक दिया गया। अभी पावर मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है, क्या क्लैरिफाई किया है कि देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन एनी फंक्शनलिटीज़, मतलब जो पावर सेक्टर ऑपरेशन कॉरपोरेशन है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कोई भी डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, डेटा का कोई भी लॉस नहीं हुआ है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है, कोई भी साइबर अटैक का इंसिडेंट क्या है डिटेक्ट नहीं किया गया है। तो क्या है, क्योंकि जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे पॉसोको के, जो पावर सेक्टर ऑपरेशन कॉरपोरेशन है, जो पावर सेक्टर की एक मान लो जी कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसका एक ऑफिसर है इन चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसने क्या है ऑपरेशन किए जी, क्या प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया, मतलब एक्शन ले लिया, जिसकी वजह से, प्रॉम्प्ट का मतलब है जी जल्दी एक्शन ले लेना, जिसकी वजह से क्या है कोई इंसिडेंट वगैरह नहीं हो सके। अब यूएस की रिपोर्ट क्या है जी, यूएस का क्या कहना है, अमेरिका की रिपोर्ट है जी एक, इसका कहना है कि जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है एक यूएस की, अमेरिका की, यूएस साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फर्म, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अनुसार चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर, स्टेट स्पॉन्सर का एक्टर का मतलब है जी जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हैक करने के लिए, उन्हें बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर। मतलब ये टेररिज्म फैलाने के लिए भी हो सकते हैं, साइबर टेररिज्म या साइबर अटैक करने के लिए किसी के भी लिए यूज़ किए जा सकते हैं, नेशन कोई राष्ट्र यूज़ कर सकता है। जो चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर एक्टर हैं उन्होंने क्या है, यूएस का कहना है, यूएस की जो एजेंसी है ये, उसका कहना है उसने इंडियन पावर ग्रिड में मालवेयर क्या है इंस्टॉल किया, मतलब मालवेयर ऐसी मान लो कोई वायरस, मान लो जी मालवेयर वायरस होता है एक, इसके बारे में डिफरेंट टाइप के मालवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो पावर ग्रिड और सी पोर्ट हैं जो बॉर्डर पे, उनमें क्या टेंशन क्रिएट करने के लिए ये मालवेयर अटैक करने की कोशिश की चाइना ने। किसकी वजह से, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे इशू चल रहा है ना, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से जो क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रहा है, एस्केलेट हो रहा है जो, इसकी वजह से इस यूएस एजेंसी का कहना है जो मुंबई में एक दिन क्या होता, अक्टूबर 12 को लास्ट ईयर ग्रिड फेलियर हो गया था, मतलब पूरे मुंबई में लाइट चली गई थी, तो इसी का कारण चाइनीज़ मालवेयर बताया जा रहा है जी कि उसकी वजह से गई जी ये लाइट। तो बहुत सारे एविडेंस देखने को मिले जी रिसेंटली, इसकी वजह से यूएस अमेरिका जो बोल रहा है इसके बारे में। अब ये डिफरेंट टाइप के जो मालवेयर होते हैं जी इसके बारे में पढ़ते हैं, ये मालवेयर प्रोग्राम होते हैं जो डिफरेंट टाइप के, ये आप पिक्चर देखिए, ये जो मालवेयर प्रोग्राम होते हैं जी इसके डिफरेंट टाइप है, जैसे वायरस हो गया, रैनसमवेयर हो गया,
स्कैरवेयर हो गया, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, एडवेयर। अब इनको एक एक करके समझते हैं जी। वायरस क्या होता है जी? वायरस जैसे मान लो जी किसी ईमेल में आपके पास किसी कोई ईमेल आई, उस ईमेल में आपकी ईमेल में वायरस भेज दिया गया। अब वो वायरस क्या करेगा? आपके पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर को या मोबाइल को हैंग कर देगा, एक जगह रोक देगा, बिल्कुल सिस्टम काम करना बंद कर देगा। और आपकी मान लो जो फाइल फोटो वगैरह उनको क्या है, बिल्कुल बेकार कर देगा, ना तो वो खुलेंगी ना कुछ ओपन होगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा जी, आपकी सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसे वायरस को इस तरह से यूज किया जाता है। एक होता है जी रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब है जी आपके सिस्टम पे मान लो कोई ऐसा कि जैसे मान लो आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया और उस पर पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आप मान लो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, लैपटॉप को स्टार्ट करोगे या मोबाइल को स्टार्ट करोगे, ऑन करोगे, तो वो एक पासवर्ड मांगेगा। इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर वगैरह सिस्टम है हैक कर लिया गया, मतलब उस पर कंट्रोल किसी और का है। अब वो पासवर्ड मांग रहा है, कह रहा है आप या तो पैसे दो, रैंसम मनी मांग रहा है जी, फिरौती, रैंसम मनी, क्या आप पैसे दो, नहीं तो आपका सारा सिस्टम क्या है, जो भी डेटा है डिलीट कर दिया जाएगा। इसको ऐसा करते हैं। एक स्केयरवेयर होता है जिसमें क्या होता है, यूजर होता है, वुड बी टेकन टू पेज टू परचेज ए फेक प्रोग्राम। इसमें क्या है, जो भी यूजर होता है, मान लो आपको किसी फेक साइट पे आपको फेक साइट पे जाने के लिए बोला जाएगा, आपको सामने कोई फेक साइट आएगी, नकली साइट, उस पर आपको कोई परचेज करने के लिए कहा जाएगा कि कोई परचेज करो आप ये कोई माल, और वो फेक होगा, आपने पेमेंट भी कर दी लेकिन कोई माल आपको मिला नहीं। मान लो अमेजन के नाम से कोई फेक साइट बना दी और अमेजन आप जा रहे हो वहाँ पे, आपने परचेज कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, सब कुछ, आपके 2-3 लाख रुपए भी चले गए, और आपको पीछे पता चला कि ये क्या थी, फेक साइट थी, नकली साइट थी, और आपके रुपए डूब गए। ऐसे स्केयरवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक होता है जी स्पाईवेयर। इसमें क्या है, एक क्या है स्पाईवेयर में, एक कुछ भी डेटा आपके कुछ भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम में, डिवाइस में आपके में कुछ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और वो देखता रहता है, स्पाई करता रहता है, जासूसी करता रहता है कि आप क्या क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, किससे इंटरेक्शन कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप बात कर रहे हो, सारी एक्टिविटी का है उसकी जासूसी करेगा। एक होता है जी ट्रोजन। ट्रोजन में क्या होता है, यह आपके डेटा को स्टीलिंग कर चोरी करने के लिए, स्टीलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और जासूसी करने के लिए भी, और आपके कंप्यूटर को क्रैश करने के लिए, बिल्कुल सारे डेटा को खत्म करने के लिए। एक होता है जी एडवेयर। एडवेयर क्या होता है जी, इसमें होता है जी जो यूज़र को जी अनवांटेड, और क्या है, यूज़र विद अनवांटेड एंड टू अटेम्प्ट टू गेट देम टू पार्ट विद देयर मनी। मतलब कि उन्हें जी क्या है जी अनवांटेड चीज़ों को पार्ट होने के लिए बोला जाता है। ऐड वगैरह दिखाई जाती है इसमें अनवांटेड, मान लो जैसा आपने देखा होगा ना, बहुत बार अनवांटेड ऐड वगैरह आती रहती हैं, तो इसमें एडवेयर के जरिए वो ऐड अनवांटेड ऐड दिखाई जाती हैं, तो उन्हें क्या है इस तरह से अफेक्ट किया जाता है उनके सिस्टम को। तो ये जानना आपको, ये सारे जो ट्रोजन एडवेयर ये सब हैं, ये मालवेयर ही होते हैं सारे। अब इस पे और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं जी, हमारी गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए, देखो जी जागरूकता फैलाने के लिए, एक तो जी ऑनलाइन साइबर क्राइम को रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया जी, कि मान लो एक पोर्टल मतलब साइट बनाई है, आपके साथ कोई भी ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप रिपोर्ट कर सको, कंप्लेंट कर सको। जैसे मान लो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, मतलब चाइल्ड के, बच्चों की गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें वगैरह के रिलेटेड कोई क्राइम है तो उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हो। या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल कोई डाल रहा है, या रेप या गैंग रेप की कोई इमेज डाल रहा है, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल रहा है, तो इसके बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हो। एक पोर्टल है जी ये। एक जी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, ये एक स्कीम है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जी जो साइबर क्राइम है कंट्री के, उसको हैंडल करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिवली और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सेंटर बनाया गया जी। एक इंडिया ने बनाया जी। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में ज़रूर आता है जी, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, गवर्नमेंट के प्लान है, आपके नंबर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, इसमें एनहेंस हो सकते हैं। एक है जी नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये क्या करेगा जी, जो इंडिया के जितने भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंट्री का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया। एक है जी ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सर्विस देती हैं, मान लो डिजिटली आपको मान लो कोई फैसिलिटी देती हैं, ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन हो गई, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, अगर इनके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई धोखाधड़ी होती है साइबर सिक्योरिटी के लिए रिगार्डिंग, तो ये क्या है डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगी सर्ट इनको। सर्ट इन एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया की, वो एक्सपीडिशसली रिपोर्ट करेंगी जिनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। एक्सपीडिशसली का मतलब है जी सून, मतलब जल्दी से रिपोर्ट करेंगी। और एक है जी साइबर स्वच्छता केंद्र। ये क्या है जी, बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर है। ये क्या है, मान लो कोई भी ऐसा आए, अनवांटेड मालवेयर आए, उसको डिटेक्ट करेगा, और उस कोई भी ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम है उसको क्या है रिमूव कर देगा। स्वच्छता केंद्र का मतलब है उसे रिमूव कर देगा, हटा देगा, कोई भी वायरस वगैरह आ रहा है तो उसके लिए ये एक प्लस सेंटर बनाया गया। एक है जी
फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया गया ताकि जो साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म है इनको काउंटर किया जा सके, मतलब इनके विरुद्ध लड़ा जा सके। लेकिन अब और करने की क्या जरूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन अहेड, आगे करने की और क्या जरूरत है जी। देखो जी, एक तो रेगुलरली इशू की जाए अलर्ट और एडवाइजरी, गवर्नमेंट क्या है एडवाइजरी इशू करे इसके बारे में रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों को जागरूकता फैलाए। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल हैं जो प्रोसिक्यूटर हैं, जुडिशल ऑफिसर हैं, जितने भी न्याय में जुडिशल ऑफिसर हैं जी, जज वगैरह या उनसे रिलेटेड ऑफिसर, कोई भी स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट में या कि जो भी गवर्नमेंट के पर्सनल है, उनको क्या है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाए, मतलब उनको जानकारी दी जाए जी साइबर क्राइम से रिलेटेड कैसे बचा जा सके, कैसे सिक्योरिटी की जा सके, सबके बारे में डिटेल प्रोवाइड की जाए। इम्प्रूविंग साइबर फोरेंसिक फैसिलिटीज़, साइबर से रिलेटेड जो साइंटिफिक फैसिलिटी होती है सुविधा, उनको इम्प्रूव किया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए। इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप किया जाए, जांच को बढ़ाया जाए। दूसरा, एक जी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर हैं जो ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट हैं। जैसे जी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साइबर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही इंटरनेट नाम की, समझ रहे हो। तो ये साइबर इंटरनेट किसकी लिस्ट में आते हैं जी, आपको पता होगा 7th शेड्यूल है जो हमारा, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं विषय उन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। लेकिन जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होते वो आते हैं रेजिडरी पावर में, रेजिडरी पावर बोलते हैं उन्हें, रेजिडरी पावर, RESIDUARY, रेजिडुअरी पावर। इन पे जी कौन कानून बनाता है, इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है जो तीनों लिस्ट में नहीं है। तो पहले साइबर और इंटरनेट ये तो थे ही नहीं ना कम, ये चीज़ तो इन पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जो ये पुलिस हो गया और पब्लिक ऑर्डर हो गया ये तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट लिस्ट में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट क्या है इन पे लॉ बना सकती हैं जी। वो उनके लिए प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, जो कोई क्राइम करता है तो उसे सजा दिलाने के लिए लॉ बना सकती हैं ये। तो ये क्या है इंप्लीमेंट की जाए इस तरह से। तो इसमें यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा PMI, PMI क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये इंडेक्स होती है जी जो बिजनेस में एक्टिविटी हो रही होती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, उनकी जानकारी देती है कि कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है किस सेक्टर में, किस में कितनी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। तो ये सारी जानकारी मिलती है। इससे जानकारी मतलब इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इशू कौन करता है, इसे पब्लिश करता है जी मार्केट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये दोनों मिलकर इसे पब्लिश करते हैं, जारी करते हैं। ये सर्वे होती है, इसमें क्या है चेंजेस देखते हैं कि परसेप्शन में क्या चेंज हुआ, बिजनेस की वेरिएबल्स में क्या चेंज हुआ, ये चीज़ देखा जाता है। तो इस तरह से क्या है ये सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग कैलकुलेट की जाती है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग की जाती है, और फिर दोनों के लिए कंबाइंड एक कंपोजिट इंडेक्स भी की जाती है। इसमें ये होता है अगर कोई मान लो 50 से ज़्यादा कोई स्कोर लेके आया तो वो बिजनेस एक्टिविटी मतलब एक्सपेंस कर रही है, मतलब इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर 50 से नीचे उसका स्कोर है तो इसका मतलब है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब उसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है घट रही है, कम हो रही है। तो अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस है मिड पॉइंट से उतना ग्रेटर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा जी। तो आज के जो टॉपिक थे जी इतने ही थे। आप करेंगे हम क्वेश्चन करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है जी ओज इज़ द मेजर ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, ये बताना जी जो ओ जनजाति के लोग हैं कहाँ पाए जाते हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, नागालैंड में मिलते हैं जी, ये हमने कल पढ़ा था, आपको याद है। नेक्स्ट है जी सुगम्य भारत ऐप इज लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। ये बताना जी जो सुगम्य भारत ऐप है किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वायरमेंट ने, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, आज ही तो पढ़ा है। ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिसेबल पीपल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारा कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल IRGD इज ए की इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमीज लॉन्ग रन डेट सस्टेनेबिलिटी। ये कह रहा है जी जो इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट होता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट का मतलब जितनी भी मान लो ब्याज की दर वगैरह कुछ चल रही है यहाँ पे कंट्री में, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट से जोड़ के देख लो, या फिर ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या हो रही है। तो ये जो की इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी में, ये सस्टेनेबिलिटी को बताते हैं कि कैसे मान लो कोई कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, कैसे ग्रोथ कर रही है। तो ये क्या इंडिकेटर सही है क्या। नेक्स्ट है व्हेन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट इज हायर देन द GDP ग्रोथ रेट देन पब्लिक डेट कम्स विद लो फिजिकल कॉस्ट। ये बोल रहा है कि जब मान लो डेट का मतलब है जी कर्ज रेज करने के लिए कीमत ज़्यादा होती है GDP ग्रोथ रेट से, तो ये क्या है पब्लिक जो डेट होता है, पब्लिक जो जनता का कर्ज होता है मतलब गवर्नमेंट का कर्ज होता है वो क्या है लो फिजिकल कॉस्ट होती है जी उसकी। तो बिल्कुल सही है क्या।
आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। आपके ऑप्शन है जी ये 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, या दोनों गलत। देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है, जो डेट रेजिंग कॉस्ट जब लो होती है तब क्या है, जो फिजिकल कॉस्ट तब ही लो होती है पब्लिक डेट की। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है जी, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट ये की इंडिकेटर हैं किसी भी गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी पता करने के लिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है प्रिंटिंग मोर मनी विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मनी, अगर मान लो कोई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुद्रा को प्रिंट करेगा, छापेगा, तो इससे क्या है, हमेशा ऑलवेज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी क्या। एविडेंस शोज दैट इन इंडिया हायर जीडीपी ग्रोथ कॉजेज द रेशो ऑफ डेट टू जीडीपी टू डिक्लाइन। कुछ सबूत ऐसे मिले जी, इंडिया में अगर हाई जीडीपी ग्रोथ है, मतलब जीडीपी की जो दर है वो ज़्यादा है, तो इससे क्या है, जो डेट टू जीडीपी रेशो वो कम होता है। मतलब जो जीडीपी के रिगार्डिंग अगर हम डेट देखा जाए, कर्ज देखा जाए इंडिया का, वो डिक्लाइन करता है, कम होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही दोनों गलत। देखो जी बिल्कुल गलत है पहली, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जब प्रिंट करे कोई भी कंट्री, नोट छापे, तो इन्फ्लेशन ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी बिल्कुल सही है जी। दूसरी स्टेटमेंट का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ओनली 2। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बताना आपको कुछ ये दिए हुए जी नीचे स्टेटमेंट, ये बताना जो स्टेट असेट्स हैं इज ए पावरफुल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम की जो स्टेट असेट होती हैं जी, ये बैंकिंग सिस्टम के इंडिकेटर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जी स्टेट असेट्स में, ये बताना आपको। पहला बोल रहा है नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसमें आते हैं क्या, रीस्ट्रक्चर लोन आते हैं क्या, रिटर्न ऑफ असेट आते हैं। तो आपका स्टेटमेंट है 1 2 2 3 1 3 या ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। देखो जी इसमें तीनों ही आते हैं, 1 2 3 सही है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी आता है और रिटर्न ऑफ असेट्स भी आता है और रीस्ट्रक्चर्ड असेट भी, लोन भी आता है जी। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी हमारा वाशिंगटन कंसेंसस है, जो समटाइम्स सीन इन न्यूज़, जो न्यूज़ में देखा जाता है कभी कभी, जो वाशिंगटन कंसेंसस है। तो ये बताना है ये किसके बारे में है, रेगुलेशन ओवर एफडीआई के रेगुलेशन के बारे में है, या ट्रेड बैलेंसेज रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो ट्रेड का बैलेंस है रिक्वायर है उसके रिगार्डिंग है जी, या फ्री मार्केट इकोनॉमीज आइडियाज से रिलेटेड है जी ये वाशिंगटन कंसेंसस, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है जी सी, जो वाशिंगटन कंसेंसस है ये किसके रिगार्डिंग है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इसका मतलब है जो ट्रेड है, इसका मतलब है जी जो ट्रेड है आपकी, जो फ्री इकोनॉमिक पे बेस्ड होगी, मतलब डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होगी। जो आपकी मनी की जो भी वैल्यू है इकोनॉमी में, वो मनी की वैल्यू डॉलर के रिगार्डिंग डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी। तो इससे रिलेटेड है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा अर्थ ओवरशूट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी। अर्थ ओवरशूट, ये अर्थ ओवरशूट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है आपको, करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट बोल रही है अर्थ ओवरशूट डे marks the date when humanity's demand for ecological resources and services in a given year exceed what earth can generate in that year। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब है जी, अगर कोई मान लो मानव की डिमांड इतनी बढ़ जाए इकोलॉजिकल रिसोर्स की, मतलब नेचर के रिगार्डिंग इतनी डिमांड बढ़ जाए, इतने पेड़ वगैरह काट दे कि क्या है, अर्थ उन्हें रिकवर ना कर सके, इतनी डिमांड कर ले। सेकंड बोल रहा है जी अर्थ ओवरशूट डे इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय यूएन एनवायरनमेंट। जो यूएन एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या ऑब्जर्व करती है, क्या होस्ट करती है, कैलकुलेट करती है क्या अर्थ ओवरशूट डे को, कि कितनी अर्थ ओवरशूट क्या है, मतलब अर्थ ओवरशूट तो आप समझ गए ना। अब अर्थ ओवरशूट का मतलब ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर मान लो मानव की डिमांड रिसोर्सेज से पेड़ वगैरह काट रहा है, जैसे 10 पेड़ काटे, लेकिन अगर क्या है, अर्थ क्या है, वो 10 पेड़ लगा नहीं रहा दोबारा, मतलब कोई उन्हें प्लांटिंग नहीं कर रहा, तो अर्थ ओवरशूट का मतलब ये है कि जो मानव की डिमांड है नेचर की जितनी कैपेसिटी है उससे एक्सीड कर जाए। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोले, इन द लास्ट 10 ईयर एवरी ईयर द ओवरशूट डेट हैज़ बीन एडवांसिंग कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है पिछले 10 सालों में लगातार इसका अर्थ ओवरशूट है जो ये इंक्रीजिंग हो रही है जी लगातार। तो आपका स्टेटमेंट है जी करेक्ट बताना, ये बताना फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ए करेक्ट, 1 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, 1 2 या ऑल ऑफ दिया 1 2 3। देखो जी थर्ड बिल्कुल गलत है, प्रीवियस ईयर से लास्ट ईयर में लगातार कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है एडवांस, जहाँ जहाँ पे 3 है काट दो। और दूसरा भी गलत है क्योंकि अर्थ ओवरशूट डे को यूएन एनवायरनमेंट कैलकुलेट नहीं करता, नहीं होस्ट करता, तो 1 करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखो जी जो अर्थ ओवरशूट डे है इसको होस्ट कौन करता है और कैलकुलेट कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको कैलकुलेट करती है, इसे इकोलॉजिकल ओवरशूट को, जो अर्थ ओवरशूट को इसी कैलकुलेट करती है। इसमें यही होता है, ये देखा जाता है कि मानव की जितनी भी ह्यूमन डिमांड है नेचर के प्रति, वो अर्थ जितना रिकवर कर सकती है, रीजनरेट करती है, उससे ज़्यादा तो नहीं है, मतलब समझ गए आप।
जैसे अर्थ से आपने मिनरल्स निकाले, आयरन निकाला, कुछ भी निकाला, पेट्रोल निकाला, क्या जितना आपने क्या है एक्सट्रैक्ट किया, कुछ चीज़ निकाली, तो इतना क्या अर्थ रिकवर करती है, अपने जख्मों को भर सकती है? समझ में आया? वो ये जी अर्थ ओवरशूट के कितना एक्सीड करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।